नमस्कार। हम बात कर रहे थे वैलेंसी पर कि वैलेंसी क्या होती है और किस तरीके से वैलेंसी को चेक किया जाता है। तो वैलेंसी को समझने के लिए हम क्या बात करते हैं, हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एटम के अंदर वैलेंसी का जनरेशन होता है। ये देखिए, मैंने बताया था कि ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बाद एटम्स के बाहर कुछ सर्कुलर सेल्स होती हैं। एटम्स में न्यूक्लियस के बाहर कुछ सर्कुलर सेल्स होती हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं या क्लासेस कहते हैं। इन क्लासेस में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से इन क्लासेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। किसी भी क्लास का नंबर यदि हम क्या ले लें, n इज इक्वल टू 1, 2, 3 ले लें, 4 ले लें, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो 2n स्क्वायर से डिसाइड होता है। 2n स्क्वायर से डिसाइड होने का मतलब है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। और इसके जब हम आंसर करेंगे तो हमारे जो आंसर आएंगे वो आएगा 2, 8, 18, 32। तो यहाँ पर ये मैंने क्या बताया है, ये आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर कितने जाएंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन या 32 इलेक्ट्रॉन एक ही बार में एटम के अंदर जाते हैं, ठीक है। एक साथ में यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब तक कोई शेल वैलेंसी शेल के तौर पे काम करती है, जब तक कोई शेल वैलेंसी शेल के तौर पर काम करती है, वैलेंसी शेल या उसी को हम कहते हैं आउटर शेल, जब तक कोई शेल वैलेंसी शेल या आउटर शेल के तौर पर काम करती रहेगी तब तक उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तब तक उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें कि जो हमारी फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 है, ठीक है। 2 से ज्यादा फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते। सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 8 है, ठीक है। ये सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी हो गई 8। थर्ड सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, 18 है। लेकिन जब तक ये शेल क्या रहेगी, वैलेंसी शेल या आउटर शेल रहेगी, आउटर शेल की कंडीशन में इसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, आउटर शेल की कंडीशन में इसमें केवल 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और जब ये शेल आउटर शेल नहीं रहेगी, आउटर शेल से एक अंदर वाली शेल हो जाएगी, तब इसमें +10 इलेक्ट्रॉन और जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये आउटर शेल रहेगी 8 जाएंगे, और जब ये इनर शेल में कन्वर्ट हो जाएगी तब 18 जाएंगे। एक्चुअली ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन की जो फिल्म होती है, ये शुरुआत में जो हम पढ़ते हैं वो बोहर-बरी की स्कीम के थ्रू पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपको उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतनी चीजों को ध्यान रख करके आप वैलेंसी को निकाल सकते हैं। चलिए तो जरा हम कुछ एटम्स की वैलेंसी को यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फर्स्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में भी 2, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 3, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 4, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 5, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 6, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 7, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, ठीक है। इस तरीके से इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इनर्ट गैसेस में क्या होता है, उनकी आउटर शेल में ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है। ऐसी कंडीशन में वो एटॉमिक फेज में पाई जाती है। अदर एलिमेंट जो होती हैं उनमें क्या, अब इसके नीचे भी यदि हम बनाना चाहें तो इसके नीचे हम बना सकते हैं सोडियम 11 2 8 1, मैग्नीशियम 12 2 8 2। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा एक डायग्राम यहाँ पर चलता चलेगा। ठीक है, अब जो हीलियम होता है, हीलियम में उसकी फर्स्ट शेल में, अच्छा फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी भी क्या है, 2 है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट शेल यहाँ पर हीलियम में कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक उसी तरीके से नियॉन में देखें, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 8, फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 8। ठीक है, तो ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने पर ये भी कैसा होता है, ये हमारा स्टेबल होता है और ये भी हमारा कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक, तो इसी तरीके की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, जिस तरीके की स्टेबिलिटी किसमें पाई जाती है, इनर्ट गैसेस में पाई जाती है, को गेन करने के लिए ये अदर एलिमेंट क्या करते हैं, अपनी क्लासेस से या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ थोड़ा वैलेंसी समझते हैं। सबसे पहला केस है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, ये +-1 शो करता है। +-1 शो करने का मतलब है कि हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो प्लस चार्ज के साथ वैलेंसी आती है, गेन किया जाता है तो माइनस चार्ज के साथ वैलेंसी आती है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में किसी तरीके के चार्ज के साथ वैलेंसी का जनरेशन नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। हीलियम में वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। लिथियम के अंदर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यदि लिथियम इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इस कंडीशन में ओनली केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रह जाएंगे। ठीक है, तो ये +1 वैलेंसी शो करता है। ठीक है, इस तरीके से हम बेरिलियम की बात करें तो ये +2 वैलेंसी शो करता है। बोरॉन की बात करें तो ये +3 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये डोनेट करेगा। बोरॉन की भी हम बात करें तो बोरॉन 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, जिसके बोरॉन का केस थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो बोरॉन के केस को अभी आप नॉर्मल मान के मत चलेगा, इसको हम आगे बताएंगे। कार्बन की बात करें तो ये +-4 या फिर ओनली 4 वैलेंसी शो करता है, क्योंकि ये ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर ना तो प्लस चार्ज आता है ना नेगेटिव चार्ज आता है। नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से ज्यादा क्या आसान है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये -3 वैलेंसी दिखाता है। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा तो कितनी वैलेंसी दिखाएगा, -3 वैलेंसी दिखाएगा। ऑक्सीजन -2 वैलेंसी दिखाएगा, क्लोरीन -1 वैलेंसी दिखाएगा और आपका जो नियॉन है वो 0 वैलेंसी दिखाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो मैंने बात की है 1 और 2 की, तो यहाँ पर वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1 और इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2। ठीक है, क्योंकि सोडियम की बात करें एटॉमिक नंबर 11 है, 281 है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, तो क्या वैलेंसी दिखाएगा, +1 दिखाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से ऑक्टेट क्या हो जाएगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम उसी तरीके से उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इस तरीके से उसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, इसकी वैलेंसी भी +2 आ जाएगी। आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि वैलेंसी कैसे जनरेट होती है। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके, देन उसके बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं वैलेंसीज ऑफ रेडिकल्स या वैलेंसीज ऑफ आयंस। अच्छा, इसके पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डोनेट होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उसके साथ साथ कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज बाहर जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आउट होगा। ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब जैसे ही क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गेन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने पर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज का जनरेशन हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वैलेंसीज ऑफ आयंस। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे यहाँ पर कि आयंस होते क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। मान लीजिए ये सोडियम है मेरे पास और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हो जाएगा 2 8 1, और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 2 6। आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर जो आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, और ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। ऐसी कंडीशन में इसका इस पे आ जाएगा क्या, +1 वैलेंसी होगी और इसकी -2 वैलेंसी होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, Na+ बना देते हैं। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन को हम इस तरीके से बनाते हैं। तो इन्हीं को जो चार्ज स्पीसीज हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। आयंस में जो पॉजिटिव वाली है और जो नेगेटिव वाली है, नेगेटिव कैरी करने वाले को कैटायंस और एनायंस, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है उनको हम क्या बोलते हैं, एनायंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो स्पीसीज है इनको हम किसको कैटायन बोलेंगे, किसको एनायन बोलेंगे। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए वो कैटायन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है वो एनायन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कैटायन या एनायन की वैलेंसीज को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है। आपको उनके ऊपर जो भी चार्ज समझ आ रहे हैं, जो भी चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हम जैसे कुछ कैटायन बनाते हैं तो कैटायंस के ऊपर जितने भी चार्ज होंगे, जैसे प्लस प्लस NH4 प्लस Mg डबल प्लस Ca डबल प्लस, ठीक है, Al ट्रिपल प्लस, Fe डबल प्लस, Fe ट्रिपल प्लस, Cu सिंगल प्लस और Cu डबल प्लस। तो इस तरीके के ये जो हमें चार्ज दिखाई दे रहे हैं स्पीसीज के ऊपर, इसको हम बोलते हैं, देखिए कैटायन के जो नेम होते हैं, कैटायन के नेम यदि उनकी वैलेंसी वेरिएबल नहीं है तो जैसा एलिमेंट का नाम था वैसा ही कैटायन का नेम होता है। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम, इसको हम क्या बोलेंगे, अमोनियम, इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम, इसको क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम, इसको क्या बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक दिखा रहा है +2 और एक दिखा रहा है +3। क्या दिखा रहा है, एक जगह दिखा रहा है +2 और एक जगह दिखा रहा है +3। इस तरीके की जब वैलेंसी आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। मतलब आयरन जो है वो दो तरीके की वैलेंसी दिखा रहा है, +2 और +3। उसी तरीके से कॉपर जो है वो +1 वैलेंसी दिखा रहा है और +2 वैलेंसी दिखा रहा है। तो जहां पर वेरिएबल वैलेंसी होती है वहां पर नेमिंग में थोड़ा सा हम अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये कौन सा है, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, जहां पर वेरिएबल वैलेंसी में मोर होता है और जहां लेस होता है, तो मोर जो होता है उसमें सफिक्स लगता है इक, और लेस में सफिक्स लगता है अस। ठीक है, एक जगह सफिक्स लगता है इक और दूसरी जगह सफिक्स लगता है अस। ठीक है, जैसे कि Fe+2 है, Fe+3 है, तो +3 में क्या लगेगा फेरिक, और +2 में क्या लगेगा फेरस। कॉपर, कॉपर में एक जगह क्या है +1 और एक जगह +2 है, तो +1 में क्या लगेगा क्यूप्रस, और मोर में क्या लगेगा क्यूप्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नेम होते हैं। ठीक, जैसे हम क्या बोलेंगे F फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनके क्यूप्रस और क्यूप्रिक, फेरस और फेरिक, या इसी तरीके से आप आगे पढ़ोगे तो स्टेनक, स्टेनस, स्टेनिक, इस तरीके की वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी में यूज होती है कंडीशन। तो ये मैंने आपको कैटाइन के बारे में बता दिया। अब हम कुछ एनाइंस की बात करते हैं। ठीक है, एनाइंस की बात करते हैं। अच्छा, कैटाइन और एनाइन की बात करने के साथ साथ एक केस और मुझे बताना है। ये देखिए, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में मिलकर के जुड़े हुए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ये क्या कहलाता है पॉली एटॉमिक आयन, जहां पर मोर देन वन एटम मिलकर के आयंस बनाते हैं, जहां पर मोर देन वन एटम मिलकर के आयंस बनाते हैं वो क्या कहलाता है पॉली एटॉमिक आयन। ये जो एटम्स होते हैं ये सेम स्पीसीज के भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट स्पीसीज के भी हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है वर्ड पॉली एटॉमिक आयन। अब पॉली एटॉमिक आयन कैटाइन में भी हो सकता है, एनाइंस में भी हो सकता है। जैसे यहां पर हम उनको अलग अलग कैटेगराइज करके लिखेंगे, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, हाइड्राइड, इसको हम ऐसे बना, ये है हाइड्राइड। ठीक है, और ये हो गए सिंगल वाले जिनके ऊपर सिंगल चार्ज है। इसी तरीके से होता है सल्फाइड, फॉस्फाइड, ये एक नॉर्मली हमने बात कर ली। एक और होता है नाइट्राइड। चलिए, तो मैंने यहाँ पर कुछ आयंस बनाए हुए हैं। ठीक है, जो नेगेटिव आयंस है वो मैंने यहाँ पर कुछ बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं। अब इनके बारे में हम 1 to 1 समझ लेते हैं। इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लेते हैं। इनके ऊपर कुछ चार्ज होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, फ्लोरीन पर -1 चार्ज है, ब्रोमीन पर -1 चार्ज है, आयोडीन पर -1 चार्ज है, हाइड्रोजन पर भी -1 चार्ज है, OH पर -1 चार्ज है, CN पर -1 चार्ज है, ClO3 पर -1 चार्ज है, ClO2 पर -1 चार्ज है। ठीक है, तो इन सबको जिनके ऊपर -1 चार्ज या +1 चार्ज होता है, ठीक है, -1 चार्ज या +1 चार्ज होता है, उनको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं मोनोवैलेंट। तो ये क्या होंगे हमारे मोनोवैलेंट। अच्छा, तो मोनोवैलेंट में ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मोनोवैलेंट एनायन। क्या कहलाएंगे ये मोनोवैलेंट एनायन। उसी तरीके से ये जो पॉजिटिव सिंगल चार्ज वाले हैं इनको हम क्या बोलेंगे मोनोवैलेंट कैटायन। जिन पर डबल चार्ज है उसको हम बोलेंगे डाइवैलेंट कैटायन, जिन पर 3 चार्ज है उसको क्या बोलेंगे ट्राइवैलेंट कैटायन। यहाँ पर जो है इनको हम क्या बोलेंगे मोनोवैलेंट एनायन, इनको क्या बोलेंगे डाइवैलेंट एनायन, और इनको क्या बोलेंगे ट्राइवैलेंट एनायन। ठीक है, तो ये तो चार्ज की बात हो गई। अब चार्ज के बाद पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं। तो ये क्या है मोनोवैलेंट
एनाइन। अब इसको यदि हम देखें OH को, तो ये क्या है, मोनोवेलेंट तो है ही, साथ साथ ये क्या है, डाई एटॉमिक है। मोनोवेलेंट डाई एटॉमिक, मोनोवेलेंट डाई एटॉमिक, मोनोवेलेंट टेट्रा एटॉमिक। इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है, तो मोनोवेलेंट टेट्रा एटॉमिक एनाइन है। मोनोवेलेंट टेट्रा एटॉमिक एनाइन है। ये क्या है, मोनोवेलेंट ट्राई एटॉमिक। क्यों, बिकॉज इट हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, it have 3 electrons and valency 1 -1, so it is called monovalent triatomic। ठीक है, this is divalent monoatomic, this is divalent tetraatomic, this is divalent pentaatomic, this is divalent tetraatomic। ठीक है, तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ एटम के बारे में बताता है वो मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक। जो नंबर ऑफ वैलेंसी के बारे में बताता है वो मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो ये जो हमारे हो जाएंगे ये मोनोवैलेंट है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डाईवैलेंट हो जाएंगे, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे ट्राईवैलेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली किस चीज पर, ये तो हमने बात कर ली इनके स्पीसीज के टाइप पर। अब इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेमिंग करने का तरीका है कि यदि हमारी स्पीसीज क्या है, यदि हमारी स्पीसीज में केवल सिंगल एटम है, केवल क्या है, सिंगल एटम है, तो उस सिंगल एटम में उस एलिमेंट का जो नेम होता है उसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, आइड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सिंगल एटम के लिए, सिंगल एटम आयन है, क्या लगा देते हैं, आइड लगा देते हैं। ठीक है, लिस्ट आप बुक में देख लीजिएगा, बनी हुई है, मैं यहाँ सिखा देता हूँ। क्लोरीन है तो क्लोराइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड, हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड। ठीक है, अभी OH की बात नहीं करेंगे क्योंकि OH क्या है, 2 स्पीसीज से, 2 एटॉमिक स्पीसीज से बना है। हम यहाँ सिंगल की बात कर रहे हैं। S डबल माइनस है सल्फाइड, N ट्रिपल माइनस है नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, आइड लगा देते हैं। फास्फोरस है तो फॉस्फाइड। इस तरीके से हम ये चीजें लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो पॉली एटॉमिक होता है, पॉली एटॉमिक को बनाने के लिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं, इनको हम थोड़ा अलग पैटर्न में मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्लीन कर देता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। इन वाले सॉल्ट के नेम जो रह गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लीन कर दो। ठीक है, ये जो नेमिंग है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये हमेशा के लिए आपकी क्लियर हो जाएगी। अच्छा, देखिए क्या होता है, जैसे यहां पर है आपका क्लोरीन का केस लेके चलते हैं, उससे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोरीन के 4 एसिड हैं जिससे सॉल्ट बनते हैं या जिनके आयन बनते हैं। ठीक है, ये 4 सॉल्ट बनते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक को आपको ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, क्लोरिक एसिड। और एक जो एक है, एक से जो सॉल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एट। क्या बोलते हैं, एट। तो इसको हम बोलेंगे क्लोरेट। क्या बोलेंगे, क्लोरेट। हमने इसको क्या बोल दिया, क्लोरेट बोल दिया। जो एक है, एक से जो आयन बना है उसको हम बोलते हैं एट। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाला जो ये एक है, ऊपर वाला एक से ऊपर वाला होता है अस, इसको हम बोलेंगे क्लोरस। क्लोरस। तो ये हो गया क्लोरस एसिड। और अस से जो बनता है, अस
उससे जो बनता है उस सॉल्ट को हम बोलते हैं आइट। क्या बोलते हैं? आइट। तो हो जाएगा ये क्लोराइड। ठीक है, ये 8 और ये 8, मतलब जो ज्यादा ऑक्सीजन वाला है वो 8 है, जो कम ऑक्सीजन वाला है वो 8 है। 8 से जो कम है उसके आगे हाइपो और फिर 8, और 8 से जो ज्यादा है उसके आगे पर और 8। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? आइट या क्लोराइड। इसको क्या हम बोलेंगे? क्लोरेट। इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरेट। और इसको क्या बोलेंगे? हाइपोक्लोराइड। ओके, ये आपका हर जगह फॉलो होगा, और ये उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो एसिड है उसकी नेमिंग है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? हाइपो, और यहां पर क्या हो जाएगा? पर। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस इसका नेम क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरस एसिड। और इसका क्या हो जाएगा? पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये 4 एसिड की नेमिंग भी है। एक आपको याद रखना है एक वाली, बाकी सारी आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगी। यहां पर भी आपको 8 वाली याद रखिएगा। 8 के ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होंगे आइट, और ऑक्सीजन कम होंगे हाइपो और आइट। नीचे जाएंगे पर और 8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। जैसे मैं यहां पर बनाऊं, अब मैं बनाता हूं ठीक है, ठीक है, ये मैंने स्पीशीज बना दी जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये क्या होगा? सिंगल है, सिंगल एलिमेंट है, आइड आएगा, तो फास्फाइड। ये क्या हो जाएगा? सल्फाइड। और ये क्या हो जाएगा? नाइट्राइड। ठीक है, फास्फाइड, सल्फाइड और ये नाइट्राइड हो गया। जिसको हम क्या बोलेंगे? 8 क्या बोलेंगे? 4 ऑक्सीजन फॉस्फेट। तो इसको क्या बोलेंगे? 3 ऑक्सीजन फॉस्फाइड। ठीक है, तो जिसमें कम ऑक्सीजन है वो 8 है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन है वो 8 है। इसी तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा? सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड। ठीक है, तो ये आपको आयंस को याद रखने के तरीके हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी से लेकर के आपको कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये हमने पढ़ लिए क्या? एनाइंस और कैटाइंस, और एनाइंस और कैटाइंस की नेमिंग एक बेसिक तौर पे। ठीक है, इसके अलावा आप एक काम करिएगा कि एनाइंस और कैटाइंस का चार्ट आपकी बुक में होगा, उस चार्ट से जो भी और इंपॉर्टेंट एनाइंस और कैटाइंस है आप उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम अब सीखते हैं कि एनाइन और कैटाइन आपस में कंबाइन करके कंपाउंड कैसे बनाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? क्लीन करो। चलिए तो हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि आयंस जो है वो कंपाउंड किस तरीके से बनाते हैं। आयंस जो है उनका कंपाउंड में किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, या कैटाइन जो होता है वो एनाइन से जुड़ता है, तो जुड़ने का उसका तरीका क्या होता है। मान लीजिए आपको सोडियम और क्लोरीन का कंपाउंड बनाना है, मान लीजिए आपको सोडियम और कार्बोनेट का कंपाउंड बनाना है, तो इसको बनाते समय
जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि कैटाइन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, जब कैटाइन और एनाइन मॉलिक्यूल्स में जाकर के जब कैटाइन और एनाइन आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाएंगे तो उनका चार्ज कंप्लीटली क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। अब चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है, जैसे मैग्नीशियम का क्या है, डबल प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर क्या है, सिंगल माइनस है। तो ऐसी कंडीशन में मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन के कितने क्लोरीन यूज होंगे, 2 क्लोरीन यूज होंगे, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करेगा। तो 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कितने नेगेटिव चार्ज चाहिए पड़ेंगे, 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए पड़ेंगे। तो आपको बस इसी चीज को याद रखना है कि हमें इतने नंबर ऑफ कैटाइन से इतने नंबर ऑफ एनाइन लेने पड़ते हैं ताकि हमारा जो कंपाउंड बनने वाला कंपाउंड है उस बनने वाले कंपाउंड का जो टोटल चार्ज आ रहा है वो चार्ज कैसा हो, न्यूट्रल हो। चलिए जैसे हम बात करते हैं सोडियम के साथ, सबसे पहले हम बनाएंगे तो बनेगा NaCl, बिकॉज 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। इसके साथ OH का बनाएंगे तो बनेगा NaOH। CO3 का बनाएंगे तो अच्छा, CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो यदि न्यूट्रलाइज करना है तो 2 नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने सोडियम लगेंगे, 2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2CO3। SO4 की बात करें तो क्या हो जाएगा, Na2SO4। ठीक है, बात समझ में आई आपको। इस तरीके से आपको कैटाइन और एनाइन के बीच की बैलेंसिंग को कंप्लीट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप एल्यूमिनियम के साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए एल्यूमिनियम के साथ कैसे बनेंगे, AlCl3, एल्यूमिनियम के 1 के साथ 3 क्लोरीन लगेंगे, ठीक है। अच्छा, Al इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। OH के बाहर हमने क्लोरीन के बाहर ब्रैकेट नहीं लगाया, लेकिन OH को हमने ब्रैकेट के अंदर रखा। OH को ब्रैकेट में रखने का मतलब ये है कि यदि मैं इसको ऐसे लिख देता तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि ये जो 3 है वो हाइड्रोजन पर लगा हुआ है कि ऑक्सीजन पर लगा हुआ है कि दोनों पर लगा हुआ है। चलिए तो हम यहाँ पर पहले हमने देखा था एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम के साथ 1 एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन अटैच हो रहे हैं, बिकॉज 1 एल्यूमिनियम हैव 3 पॉजिटिव चार्ज एंड 1 क्लोरीन हैव 1 नेगेटिव चार्ज। So to neutralize complete molecule we require 3 chlorine through 3 chloride ion to neutralize 1 एल्यूमिनियम आयन, ठीक है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्साइड को जोड़ने पर हम देखते हैं कि हमें 3 हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता है और हाइड्रोक्साइड के को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखते हैं ताकि ये हमें मालूम रहे कि केवल हाइड्रोजन के ऊपर 3 हाइड्रोजन यूज नहीं किए हैं, कंप्लीट OH को यूज किया गया है, ठीक है। अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये हाइड्राइड है कि या कुछ और आयन है। तो इसलिए हम OH को क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितने भी तरीके के पॉली एटॉमिक आयन होंगे आप उनको इसी तरीके से ब्रैकेट के अंदर लगा करके इस्तेमाल करोगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, और यहाँ पर क्या है आपका कार्बोनेट है। अच्छा, एल्यूमिनियम पर कितने चार्ज है, एल्यूमिनियम पर है आपके +3 चार्ज और कार्बोनेट पर है -2 चार्ज। तो ये तो मतलब इसको बैलेंस करने के लिए अब आपको एक ऐसा नंबर तलाशना होगा जहां पर इवन और ऑड दोनों मिलते हो। तो 2 3 जा 6 पॉजिटिव लाने के लिए एल्यूमिनियम कितने लिए जाएंगे, 2, और CO3 कितने लिए जाएंगे, CO3 लिए जाएंगे। तो आपके ये हो गए। तो किस तरीके से एक फॉर्मूला बन गया, Al2CO3 होल थ्राइस, Al2CO3 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम पे टोटल कितने चार्ज हो जाएंगे, +6 चार्ज हो जाएंगे। कार्बोनेट के टोटल कितने हो जाएंगे, -6 चार्ज हो जाएंगे। और इस तरीके से न्यूट्रलाइज होता है। इसको बैलेंस करने के लिए कई बार नॉर्मली एक मेथड यूज करी जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड। तो वो मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करें क्रिस क्रॉस मेथड क्या होती है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में हम क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको और क्लीन कर देते हैं। मान लीजिए मुझे सोडियम और CO3, ठीक है, के बीच क्या कंपाउंड बनाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे।
तो ये इस पर यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब है सोडियम कितने लेंगे, 2 लेंगे और CO3 क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मुझे क्या बनाना हो, यदि मुझे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का बनाना हो तो मैग्नीशियम का कितना होता है +2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। अच्छा, जहां ये कॉमन है +2 -2 तो ये क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा, इनका सीधा बनेगा कितना, MgO, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से यदि मान लीजिए आपको बनाना है काय का, थोड़ा सा टफ सोच लेते हैं, और बनाना है आपको एल्यूमिनियम का और सल्फेट का। एल्यूमिनियम कितना है +3 है और ये कितना है -2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको इस तरफ ले जाते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं लिख देते हैं 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 3। तो क्या हो जाएगा Al2SO4 इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नेम हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम वैलेंसी को चेक करते हैं और सारी चीजें। अच्छा, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया। आज की क्लास में हमने सबसे पहले देखी क्या, वैलेंसी। वैलेंसी किस किस में देखी, सबसे पहले हमने एटम में देखी। एटम में वैलेंसी चेक करने का क्या तरीका होता है, वैलेंसी देखना है तो हम उसके आउटर शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उस हिसाब से देखते हैं। यदि उसमें 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने लगते हैं, 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने लगते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन शेयर होने लगते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन केवल 4 की कंडीशन में ही शेयर होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ऐसी एलिमेंट आपस में जुड़ेंगी जो क्या कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर पाए, ठीक है, दोनों ही एलिमेंट ऐसी हैं जिनको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होने लगती है। तो पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने देखी वैलेंसी एटम्स के अंदर, और वैलेंसी कैसे जनरेट होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू, हमने उसको देखा। उसके बाद हमने क्या पढ़े, आयंस किन्हें कहते हैं, एनाइन क्या कहलाते हैं, कैटाइन क्या कहलाते हैं, मोनोवेलेंट क्या होते हैं, डाइवेलेंट क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट क्या होते हैं, टेट्रावेलेंट क्या होते हैं, वो देख लिया। इसके बाद हमने पॉलीएटॉमिक में मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, ये सारी चीजें हमने 1 to 1 देख ली। और उसके बाद हमने क्या देख लिया, उसके बाद हमने ये आयंस के थ्रू आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देख लिया। अब आपको क्या करना है, अब वो सुन लीजिए। सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक मास, 1 से लेकर 20 तक की एक नॉर्मल वैलेंसी, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो, कई बार वेरिएबल भी हो जाती है। तो नॉर्मल वैलेंसी क्या होती है वो आपको निकालने की कोशिश करनी है। 1 से लेकर 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को आप निकालिए, उसको लर्न करिए, और जो कैटाइन और एनाइन की लिस्ट आप उससे कलेक्ट करोगे, उनमें से 10 कैटाइन और 10 एनाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, और उन 10 कैटाइन का, हर कैटाइन का 10 एनाइन के साथ जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को बनाइए इस तरीके से, और उसका नेम लिखिए। जब 10 एनाइन और 10 कैटाइन आप सिलेक्ट करोगे तो टोटल आपके पास 100 क्या बन जाएंगे, 100 कंपाउंड के फॉर्मूले बन जाएंगे। उन 100 कंपाउंड के फॉर्मूले को आप प्रॉपरली उनकी नेमिंग लिखिए। यदि आपके पास बुक हो तो चेक कर सकते हैं, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से। ओके डन। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की कुछ और चीजों को पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।